हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 और 28 नवंबर 2025 के सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 1 दिसंबर 2025 के तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन करेंगे। इसमें भी जो सवाल मोस्टली रिपीट हुए थे या फिर जो बहुत ही आसान थे उसको स्किप कर दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर और कोण एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं और कोण एस टी आर 13.5 डिग्री है। यदि कोण पी और कोण क्यू का अनुपात 4:5 है तो कोण क्यू और कोण पी के मापों में कितना का अंतर है। ठीक है, तो देखिए ये चतुर्भुज का बेसिक सा सवाल है, इसको डायग्राम के माध्यम से समझिए। आप एक चतुर्भुज बना लीजिए, किसी भी तरह का बना सकते हैं। ये मान लीजिए आपका एक चतुर्भुज है, इसका नाम दे रखा है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि ये कोण आर और एस के समद्विभाजक चतुर्भुज के भीतर बिंदु टी पर मिलते हैं। तो कोण आर ये रहा आपका, कोण एस ये रहा। अगर इसके समद्विभाजक खींचेंगे तो इस तरह से ये जाएगा, एक बिंदु पर मिल जाएगा। इस बिंदु का नाम है टी। और कोण एस टी आर 13.5 डिग्री दे रखा है। एस टी आर ये वाला कोण है 13.5 डिग्री। और क्या दे रखा है, कोण पी और क्यू का रेशियो 4:5, यानी पी अगर 4 यूनिट का है तो ये क्यू कितना है, 5 यूनिट का है। अब आपको क्यू और पी का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जब रहता है चतुर्भुज के अंदर कोण समद्विभाजक मिलते हैं तो ये जो कोण है आपका एस टी आर, ये पी और क्यू के योगफल का आधा होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पी है 4 यूनिट का और क्यू है 5 यूनिट का, तो 4/5 9/2 हो जाएगा ये कोण। ठीक है, यूनिट में। लेकिन ये एक्चुअल में दे कितना रखा है, 13.5 डिग्री। हमें निकालना है दोनों का डिफरेंस। तो 4 और 5 का डिफरेंस कितना, 1। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 4.5 है ये, 9 का आधा। 4.5 का ये 3 गुना है 13.5, तो 1 का भी 3 गुना करेंगे तो 3 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, 6 पुरुष किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 महिलाएं इसे 15 दिनों में पूरा कर सकती है। 3 महिलाएं और 3 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 6 पुरुष 5 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष कितने दिन में करेंगे, 6 गुना 5 30 दिन में करेंगे एक पुरुष। उसी तरह यहाँ पर 2 महिलाएं 15 दिन में करती है, तो एक महिला कितना दिन में करेगी, 2 गुना 15 30 दिन में। यानी दोनों का टाइम इक्वल है। अगर टाइम इक्वल है तो इफिशियंसी भी इक्वल होगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करना है। अगर एक पुरुष मान लीजिए 1 यूनिट काम करता है तो एक महिला भी 1 यूनिट काम करेगी। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 30 हो गया। चाहे आप यहाँ से निकाल लीजिए चाहे वहाँ से। तो 30 यूनिट काम को कौन करने वाला है, 3 महिला और 3 पुरुष। एक पुरुष का एफिशिएंसी 1 है और महिला का भी 1 है, तो कुल मिला के 3 + 3 6 यूनिट काम होगा एक दिन में। टोटल काम करना है 30, तो 6 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम कितना मिलेगा, 5 दिन का। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये इसका आंसर होगा। आगे, राजघर से 3.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाता है। सुबह वह यह दूरी 1.5 घंटे में तय करता है, जबकि शाम को उसे 30 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों ओर की यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो राज है ये घर से कार्यालय जाता है और कार्यालय से फिर घर आता है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है। अगर डिस्टेंस इक्वल है, एवरेज स्पीड हमें निकालना है, तो चाहिए क्या, जाने का स्पीड और आने का स्पीड। अगर ये दोनों मिल जाए तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे 2xy/x+y का, जिसमें x जाने का स्पीड और y आने का स्पीड होता है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे निकलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, दूरी है 3.5 किलोमीटर और इस दूरी को कवर करने में इसको लगता है 1.5 घंटे का टाइम। तो दूरी बटा समय कर देंगे तो चाल निकल जाएगा। और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे फॉर्मूला में। तो 2 इंटू जाने का स्पीड हो जाएगा 3.5/1.5, यानी कि लिख देते हैं यहाँ पर, गुना आने का स्पीड क्या होगा, दूरी तो यही है 3.5 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर टाइम में अंतर है। जाने के वक्त 1.5 घंटा लगता है लेकिन आने वक्त 30 मिनट अधिक लग रहा है, तो कुल मिला के कितना हो गया, 2 घंटा। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे और नीचे इन्हीं दोनों को जोड़ के देंगे।
तो जोड़ने से पहले आप यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ठीक है। पॉइंट तो कटेगा ही 5 से 3 बार में, 5 से 7 बार में। यहाँ पर पॉइंट हटा के 0 लगा दीजिए, 5 चौके 5 7, यानी 7/3 प्लस 7/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर देखिए, और कटने वाला तो कटा देंगे, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर गुना करना तो 7 × 7 49, और नीचे आ जाएगा 3 दूना 6। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम यहाँ 12 आएगा, 7 चौका 28 प्लस 21 कितना हो जाएगा 49। तो 49 ऊपर नीचे कट जाएगा और 12 ऊपर जाएगा, ऐसे कट जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 2 जो है इसका आंसर होगा। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, ये 49/6 है ऊपर, और ये जो नीचे वाला है इसको अगर हम लोग यहाँ गुना करेंगे तो पलट जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, 49 नीचे, तो 49 कटेगा ही, 6 से ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। आगे, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 16,383 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, इस सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन से। ऑप्शन से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि छोटी विषम संख्या कौन सी है, यानी ऑप्शन में जो ये दे रखा है ये छोटी विषम संख्या है, और दो विषम संख्या है, दोनों क्रमागत है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर पहला ऑप्शन देखें, अगर ये 127 छोटी विषम संख्या है तो अगली विषम संख्या कौन सी होगी 129, क्योंकि विषम संख्या में 2 का डिफरेंस होता है। इन दोनों को गुना करने से हमें मिलना चाहिए 16,383। तो आप यहाँ पर इकाई अंक देख लीजिए गुना करके, 7 × 63, यानी इकाई अंक यहाँ पर 3 आ रहा है, और यहाँ पर इसको भी चाहिए 3। कहने का मतलब ये इसका आंसर हो सकता है जब तक हम लोग आगे के ऑप्शन चेक ना कर लें, ठीक है। तो 129 का अगला विषम संख्या 131, यहाँ 9 1 का 9 हो रहा है, नहीं होगा आंसर। 3 के बाद 5 या 15 नहीं होगा, 5 के बाद 7 7 5 35 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आगे, यदि दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य और बहुलक समान है तो x का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें x जो है 6 से छोटी है। और यहाँ पर डेटा दे रखा है, वर्ग अंतराल ये है आपका, और नीचे जो है फ्रीक्वेंसी है। तो कैसे सॉल्व होगा ये सवाल, देखिए सवाल में कह रहा है कि माध्य और बहुलक ये दोनों इक्वल है, तो आप इस डेटा से माध्य निकाल लीजिए, उसके बाद बहुलक निकाल के दोनों को इक्वल कर दीजिए, वहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इसका माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो वर्ग अंतराल है इसका एवरेज चाहिए, तो 15 और 25 का एवरेज 20 आएगा। उसी तरह यहाँ पर 30 आएगा, उसी तरह यहाँ जो है 40 आएगा। अब अगर हमें माध्य निकालना है, ठीक है, अगर माध्य निकालना है तो आपको ये इसमें गुना करना होगा, तो 20 × 6 120 आएगा, प्लस उसी तरह 30 × 10 करना होगा 300 होगा, उसके बाद 40 × x करना होगा, तो यहाँ पर 40x आएगा। और नीचे फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो 6 + 10 16, इधर x है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं यहाँ पर 16 + x आएगा। तो ये आगे सॉल्व होने वाला नहीं है, तो माध्य को यहीं तक रहने देते हैं। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे बहुलक। बहुलक निकालने के लिए आपको ये फ्रीक्वेंसी में मॉडल क्लास खोजना होगा, तो जो सबसे अधिक है वही इसका मॉडल क्लास होगा। तो यहाँ पर 10 जो है मैक्सिमम है, ये इसका हो गया मॉडल क्लास। अब आपको यहाँ पर बहुलक निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मॉड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो L + F1 - F0, नीचे हो जाता है 2F1 - F0 - F2 × H। अब ये सब क्या है आपको पता होगा पहले से। ये जो L है ये बहुलक वर्ग का लोअर लिमिट, यानी कि ये 25 आएगा, ठीक है, इसमें रखते जा रहे हैं 25, ठीक है, 25। उसके बाद प्लस F1, ये जो बहुलक वर्ग में फ्रीक्वेंसी आपका यही इसका F1 होता है, तो यहाँ 10 हो गया, माइनस F0, ये बहुलक वर्ग से पहले वाला फ्रीक्वेंसी यानी कि 6 आ जाएगा, और नीचे 2F1 यानी 10 का 2 × 20 आएगा, माइनस F0 यहाँ 6 है। उसके बाद F2 जो है ये बाद वाला होता है जो कि x दे रखा है, तो यहाँ पर -x आएगा, और गुना h, ये वर्ग अंतराल में कितना का गैप है 10 का, तो h हो जाएगा इसका 10। तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट करने से बहुलक मिलेगा। तो कर लेते हैं, कितना आएगा, ये तो 25 अलग है, यहाँ 10 में से 6 घटेगा 4, 4 × 10 करेंगे तो 40, और नीचे हो जाएगा 20 में से 6 घटा 14, और माइनस का x, ठीक है। अब ये बहुलक है, यहाँ पर माध्य है, और दोनों को इक्वल कर देना है। तो इक्वल अगर कर दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल कर देते हैं, ये है आपका 120 +
300 कर दें तो ये हो जाएगा 420। उसके बाद 40x बट्टा है 16 प्लस x बराबर, अब ये वैल्यू यहाँ रखिए 25 प्लस 40 बटा 14 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करना थोड़ा कठिन है, फिर भी करते हैं। देखिए ऊपर आप देख रहे हैं कि सभी 5 से कटने वाला है, तो काट के छोटा कर लीजिए। तो 5 से कटाएंगे तो 8 बार में जाएगा, 5 से ये 5 बार में जाएगा, और 5 से ये जाएगा 8 बार में, और यहाँ पर आपका 5 से 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 84 बार में। अब ये छोटा हो चुका है। अब इसको आप फिर से एक बार लिख लीजिए। यहाँ पर अगर लिखें तो ये आएगा 84 प्लस का यहाँ 8 गुना एक्स 8x, और नीचे आ जाएगा 16 प्लस एक्स, और राइट साइड क्या हो गया 5, क्या 5 प्लस का यहाँ पर 8 बटा 14 माइनस एक्स। इसको आप जोड़ लीजिए एक बार। ठीक है, तो एलसीएम इसका 14 माइनस एक्स रहेगा, और इसमें गुना होगा तो 70 माइनस का 5x, और ये हो गया 8, यानी कि कुल मिला के आप एक साथ 78 कर दीजिए। ये वैल्यू है। अब यहाँ पर तरीका ये है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकालिए। ठीक है, द्विघात समीकरण मिलेगा आपको। और दूसरा तरीका जो कि आसान है, ऑप्शन से यहाँ पर x का वैल्यू रखिए, क्योंकि हमें x का वैल्यू ही निकालना है। अगर 2 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको आप ले आइए, ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो ये 84, 8 दूना 16, 84 प्लस 16 कितना होगा 100 हो जाएगा, और नीचे 16 प्लस 2 18 हो जाएगा। राइट साइड अगर देखें तो यहाँ पर 78 माइनस 5 दूना 10 करेंगे तो 68 होगा, और नीचे 14 माइनस 2 करेंगे तो 12 होगा। क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है? 12 का 1.5 गुना 68 का 1.5 गुना नहीं है, इसका मतलब आपका ये जो पहला ऑप्शन है ये आंसर नहीं हो सकता है। इसके बाद आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन रखेंगे, यानी कि 4 अक्षर रखें तो 84 प्लस 8 चौके 32 कितना हो जाएगा 84 30 114 2 116, 116 आपका ऊपर आ गया, नीचे कितना आएगा 16 प्लस 4 20। राइट साइड अगर देखें तो 78 माइनस 5 चौके 20 यानी कि 58 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 14 माइनस 4 यानी कि 10। क्या ये दोनों इक्वल हो रहा है? अगर इसको कटा दें 2 से 10 बार में, 2 से 58 बार में, तो आप देख सकते हैं 58/10 58/10 इक्वल हो रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये सवाल बहुत अच्छा है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे, एक सीढ़ी दीवार के सहारे जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टिकी हुई है। यदि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 5 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सवाल है। ये मान लीजिए आपका दीवार है, और इस दीवार से इस तरह से एक सीढ़ी लगी हुई है, और ये हो गया जमीन। तो ये जो जमीन और सीढ़ी के बीच में कोण बन रहा है ये है 60 डिग्री का, ऐसा सवाल में कह रहा है। ठीक है, इसके बाद सीढ़ी का निचला हिस्सा और दीवार से 5 मीटर दूर है। ये जो सीढ़ी का निचला हिस्सा है ये दीवार से कितना दूर है 5 मीटर, तो ये दूरी हो जाएगा आपका 5 मीटर का। हमें निकालना है सीढ़ी की लंबाई, तो ये मान लीजिए आपका L है, तो L का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसमें आप रेशियो लगा दीजिए। आप जानते हैं कि इसमें ये 90 डिग्री होता है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 30 होगा। तो 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट होता है तो 90 डिग्री के सामने कितना होता है 2 यूनिट। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास है 5 मीटर। ठीक है, तो 2 यूनिट का निकालना है तो कितना हो जाएगा 10 मीटर। यही सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का अनुपात ये दे रखा है तथा इसका परिमाप 516 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिमाप 516 दिया गया है और भुजाओं का अनुपात यहाँ दे रखा है। अगर हम लोग अनुपात से त्रिभुज का परिमाप निकालें तो कितना आएगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40 30 70 इधर 16, तो कुल मिला के 86 यूनिट इसका परिमाप आएगा। लेकिन एक्चुअल परिमाप ये दे रखा है 516, तो ये 516 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सीधा सीधा 6 गुना है। तो अगर हमें ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप निकालना है तो प्रत्येक रेशियो को 6 से गुना करना होगा, फिर भुजाओं की लंबाई आएगा, फिर वहाँ से आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर भुजा या फिर परिमाप अगर 6 गुना हो रहा है तो इसका एरिया जो है ये कितना गुना हो जाएगा 6 का स्क्वायर गुना। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर मतलब 36, 36 का मल्टीपल इसका एरिया होना चाहिए। अगर पहला ऑप्शन देखें तो नहीं है, दूसरा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी और डी ये दोनों 36 का मल्टीपल है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं
कि ये रूट के अंदर का वैल्यू इसका 319 है, यहाँ पर 258 है। तो ये कैसे पता चलेगा? आप यहाँ से इस रेशियो से आप एरिया निकालिए ट्राइंगल का। तो यहाँ पर हीरोन का फॉर्मूला लगाना होगा। पहले एस निकालेंगे, कितना होगा? सबको जोड़ने से 86 हुआ, 86 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 43 इसका एस आ गया। अब एरिया अगर फाइंड करें तो क्या होता है? एस इंटू एस माइनस है, तो ये आएगा 43 गुना 43 में 28 घटाएंगे तो 15, उसके बाद 43 में 23 घटाएंगे तो 20, फिर 43 में 35 घटाएंगे तो 8। तो ये चीज़ आया है। यहाँ से आप एक चीज़ और समझ सकते हैं कि 43 एक प्राइम नंबर है, इसका कहीं पर भी पेयर नहीं है। तो 43 का मल्टीपल जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ पर आंसर लगा दीजिए। अगर ये देखें तो 4 6 के 24, 3 6 के 18, ये है 43 का मल्टीपल 258 वाला। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको आधार यहाँ पर इक्वल करना होगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ 125 है, यहाँ 125 है, यहाँ पर 5 है, इक्वल नहीं है, इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग 5 के आधार में बदल लें तो ऊपर इक्वल हो जाएगा। तो 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ठीक है, थोड़ा डिटेल में इसको समझिए, अगला हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये 5 के पावर 3 हो गया, और यहाँ पर x+1 पहले से, तो यहाँ पर x+1 इसमें गुना हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 5 की पावर 3x प्लस का 3 हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर कर दीजिए, 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3, और यहाँ पर x+1 पहले से, तो कुल मिला के 5 की पावर कितना होगा? 3। अगर इसमें गुना करेंगे तो 3x प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आधार बराबर हो चुका है। अब इन चारों में से आप देखिए कि मिनिमम कहाँ पर है। अगर यहाँ देखें तो 3x प्लस 3 है पावर, यहाँ पर 3x प्लस 4 है, यहाँ पर 3x प्लस 3 है, यहाँ पर 3x प्लस 2 है। तो मिनिमम आपको यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, तो ये आप कॉमन ले लीजिए ऊपर और नीचे। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम ऊपर 5 की पावर 3x प्लस का 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? इसमें से आप 5 की पावर 3x प्लस 2 कॉमन लिए तो क्या बचा आपके पास? यहाँ पर बच जाएगा 5 की पावर 2। ठीक है, देखिए इन दोनों को जब आप गुना करेंगे तो आधार बराबर है, पावर जुड़ जाएगा, पावर आप जोड़ेंगे तो 3x प्लस 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। 3x प्लस 4 यहाँ पर है, तो इस तरह से आपको ब्रेक करना आना चाहिए। उसके बाद आगे अगर देखें तो ये वाला टर्म है, इसमें अगर 5 की पावर 3x प्लस 2 बाहर करते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा? 5 की पावर, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो 5 की पावर 1 बच जाएगा। वैसे 1 नहीं लिखते हैं, लिख दिया समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद नीचे आइए, नीचे आपको यहाँ से लेना है 5 की पावर 3x प्लस 2। अगर यहाँ से आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा क्या? 5 की पावर 1। उसके बाद माइनस है, और ये तो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा बाहर हो चुका, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये और ये कट जाएगा। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30 हो जाएगा, और नीचे 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। यही सवाल का आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे 5 अंकों वाली संख्या ये है, 90 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सवाल है। आप जानते हैं कि अगर कोई संख्या 90 से विभाज्य है तो ये 9 और 10 दोनों से विभाज्य होंगे। तो 10 से तो आप जानते हैं कि इकाई अंक 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर y है तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया? 0 आ गया। उसके बाद 9 से होना चाहिए, अगर ये y 0 हो गया और ये संख्या 9 से कटनी चाहिए तो अंकों का योगफल 9 से कटनी चाहिए। तो देख लीजिए, 7 6 13 1 14 0, तो x का वैल्यू क्या लेंगे? तो 14 में आप कहेंगे 4 जोड़ने से 18 बनेगा, जो कि 9 का मल्टीपल है, तो x का वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगा। इन्हीं दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो 4 प्लस 0 4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 नींबू की दर से उन्हें बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है। देखिए 1 रुपया में 2 नींबू खरीदा तो 1 नींबू का क्रय मूल्य कितना होगा? रुपया को आपको ऊपर रखना है, तो 1/2 नींबू है तो 2 से डिवाइड करेंगे। विक्रय मूल्य यहाँ पर 3 रुपया तो रुपया ऊपर रखेंगे, और नींबू की संख्या 5 है तो इसको नीचे रखेंगे। तो ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले आपको इसे गुना करना है, तो 5 1 का 5, इधर हो जाएगा 3 दूना 6, यानी 5 का सामान 6 में बेच रहे हैं। 1 का प्रॉफिट है 5 के ऊपर, 1/5 होता है 20%, तो 20% का प्रॉफिट है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे इसके बाद 1 दिसंबर 2025 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एक परिवार में पिता, माता
पुत्र और पुत्री हैं। पुत्र और पुत्री की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, जो पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है। यानी पिता और माता की आयु में भी 3 वर्ष का डिफरेंस है। परिवार की कुल आयु 144 वर्ष है। पिता सबसे बड़े हैं और पुत्र सबसे छोटा है। पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है। पुत्री की आयु कितनी है? ठीक है, तो देखिए सवाल आसान है लेकिन थोड़ा लंबा लग रहा है, तो आपको जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे लिखते जाइए। यहाँ पर अगर पढ़ें तो पिता सबसे बड़े हैं और पुत्र सबसे छोटा है। तो यहाँ पर पुत्र और पुत्री का डिफरेंस अगर 3 लिखे तो पुत्री को आगे रखना होगा क्योंकि पुत्र छोटा है। तो पुत्री को डी लिखते हैं, डी फॉर डॉटर माइनस एस फॉर सन, बराबर कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद पिता और माता का डिफरेंस यही होगा 3, तो यहाँ पर एफ माइनस एम, एम फॉर मदर, ये हो जाएगा 3। इसके बाद परिवार की कुल आयु 144, यानी इन चारों का योगफल 144 है, तो लिख देना आपको डी प्लस एस प्लस एफ प्लस एम बराबर 144। उसके बाद पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है, तो यहाँ पर आप s बराबर m बट्टा 2 लिख सकते हैं या फिर m बराबर 2s भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको निकालना है पुत्री का आयु यानी कि t का वैल्यू। तो ये कैसे निकलेगा? देखिए सबका वैल्यू आप रखते जाए। अगर m का वैल्यू 2s रख दें यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका 2s, ठीक है, प्लस ये s है। f का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर अगर देखें तो ये सॉल्व करने से आपको मिलेगा m प्लस 3, ठीक है। उसके बाद m का वैल्यू 2s यहाँ रख दें तो 2s प्लस 3 हो जाएगा, यानी f का वैल्यू आप रखेंगे कितना? 2s प्लस का 3, और s जो है इसको ऐसे ही रहने देंगे। d को चेंज करेंगे कहाँ से? यहाँ से। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो d बराबर आ जाएगा 3 प्लस s, तो यहाँ पर आपको रख देना है 3 प्लस s। तो सभी जो है s में कन्वर्ट हो चुका है, तो s का वैल्यू आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो कितना हो गया? एस एस 2s 2 2 यानी कि 6s हो गया, और यहाँ 3 3 6 हो गया। 6 को उस तरफ भेजेंगे तो 144 में 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 138। s बराबर कितना होगा? 6 से कट जाएगा 23 बार में, तो s का वैल्यू आ गया 23। s का वैल्यू 23 आ गया। उसके बाद हमें निकालना क्या था? पुत्र यानी कि d, तो यहाँ रख दीजिए s का वैल्यू 23, तो d बराबर कितना आ जाएगा? 23 3 26। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, अमन किसी कार्य का 1/6 भाग 13 दिनों में, चमन उसी कार्य का 1/7 भाग 19 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो देखिए अमन का अगर टाइम निकाले तो कितना हो जाएगा? 1/6 करता है 13 दिन में, तो टोटल वर्क करेगा 6 गुना 13 यानी कि 78 दिन में। उसी तरह चमन का 1/7 19 दिन में करता है, तो टोटल करेगा 7 गुना 19 यानी कि 133 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट टाइम निकाल लीजिए। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो टाइम दोनों का दे रखा गुना कर देंगे ऊपर, यानी 78 गुना 133 और नीचे इन्हीं दोनों को जोड़ के, तो 8 3 11 हो जाएगा, 13 7 20 21 हो जाएगा, यानी कि 211। अब यहाँ पर डिवाइड करना इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन में देखिए थोड़ा सा दूरी है, तो आप यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। 19 से अगर देखें तो ये 7 बार में कटेगा, 19 से एक बार में 21 हुआ, फिर एक बार में जाएगा, उसके बाद पॉइंट आएगा। 11 से अगर इसको 7 बार में 77 कटा दें तो आप देख रहे हैं 7 गुना 7 49 आ गया है, तो 49 के आसपास जो है वो इसका आंसर होगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है 49.2, ये इसका करेक्ट आंसर है। रमन की आय 12,000 रुपया है और वह अपनी आय का 27% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और व्यय में 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में क्या होगी? आंसर रुपया में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे ये जो रमन है इसकी आय 100 यूनिट है, ठीक है, इनकम। तो ये कह रहा है कि 27% बचाता है। अगर 100 कमा रहा है उसमें 27 बचा रहा है तो इसका सेविंग कितना होगा? 27। तो खर्च कितना हो जाएगा? 100 में 27 माइनस करेंगे तो 73 यूनिट इसका खर्च हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। आय 100 था, 20% बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ेगा? 20 बढ़ेगा, तो प्लस का 20 देंगे। व्यय 15% बढ़ गया, तो पहले का व्यय है 73, इसका निकालना होगा 15%, तो कितना आएगा?
गुना करके उसके बाद हम लोग डेसिमल इसमें लगा देंगे। तो 15 या 45 आएगा, बचा 4, 15 से 105, 4 109। परसेंटेज के लिए आप यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना उसका आय बढ़ा 20 और इतना खर्च में चला गया, तो बचत कितना हुआ होगा, इसमें ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9, इधर 05, यानी कि 9.05 इसका ये जो सेविंग है यानी कि बचत वो बढ़ गया है। यही हमें निकालना था। अब देखिए ये रुपया में निकालना है तो क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि हमने इसका आय 100 माना, जबकि एक्चुअल आय कितना है 12,000। तो कितना गुना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 120 गुना। तो इसका भी आपको क्या करना है, 120 गुना कर देना है। तो 120 गुना जब करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए पॉइंट तो जाएगा ही, 12 है, 12 का मल्टीपल खोज लीजिए। तो 8 8 16 17, ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो 12 का भी नहीं होगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ ऑड नंबर है। उसके बाद ये हो सकता है, यहाँ पर भी 4 का मल्टीपल, ये नहीं होगा तो हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको निकालना है तो आप गुना करके निकाल सकते हैं। आगे, एक शिक्षक 15 परीक्षा फोल्डर तैयार कर रहा है। प्रत्येक फोल्डर में 8 प्रश्न, 6 उत्तर और एक पुस्तिका है, जिसमें इतना जो है अतिरिक्त पृष्ठ है। शिक्षक सभी 15 फोल्डरों के लिए कुल कितने पृष्ठ और सीट तैयार करता है। ठीक है, देखिए सवाल आसान है, बस आपको समझना है। ये कह रहा है कि एक फोल्डर में ये 8 प्रश्न, 6 उत्तर, तो कुल मिला के कितना हो गया 14। उसके बाद एक पुस्तिका है जिसमें इतना अतिरिक्त पृष्ठ है, तो ये अतिरिक्त कितना है निकाल लीजिए। 27 में 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 24। 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ +4 है तो 4 4 8 हो गया। तो 14 8 22। ठीक है, तो एक फोल्डर तैयार होता है तो 22 यहाँ पर आता है। हमें तैयार करना है 15 फोल्डर, तो यहाँ पर आप गुना कर दीजिए। 22 गुना 15 कितना होगा 330। तो 330 टोटल पृष्ठ और सीट तैयार होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, सिंपल सा है। यहाँ पर साइन दे रखा है, यहाँ कॉस दे रखा है। एंगल को अगर जोड़े तो 80 + 10 90 हो रहा है। अगर एंगल का सम 90 है तो साइन बराबर कॉस होता है, तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन है, यहाँ सेक है, तो आप किसी एक को पूरक में बदल दीजिए। सेक को अगर पूरक में बदले तो यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक। कॉसेक कितना 90 - 33 यानी कि 57। अब देखिए यहाँ एंगल बराबर है और साइन कॉसेक है, तो साइन कॉसेक का गुणनफल क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ का वैल्यू भी आपका 1 हो गया, और यहाँ 2 ऑलरेडी दे रखा है, तो 1 + 1 1 - 1 0, यहाँ 2, तो 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलाकार गोले बनाए जाते हैं। सभी छोटे गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा आपको करना है कि आप देख रहे हैं कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बना रहे हैं। तो यहाँ पर गोलों की संख्या क्या होगी जो बनाई जाएगी, तो आप सिंपल सा यहाँ त्रिज्या को त्रिज्या से डिवाइड करिए। तो यहाँ बड़ा गोला का त्रिज्या 10.5 है और छोटा गोला का त्रिज्या 3.5 है। डिवाइड करके इसका अगर क्यूब कर दें तो हमें बनने वाले गोलों की संख्या पता चल जाएगी। कितना होगा, ये 3 बार में कट रहा है तो 3 का क्यूब 27, यानी टोटल 27 गोले बनने वाले हैं छोटे छोटे। अब जो कह रहा है रेशियो वो हम लोग निकाल देंगे। ये कह रहा कि सभी छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल 27 गोले बने हैं तो 27 का निकालना होगा, और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो 4π × r क्या लेंगे, छोटा गोला का त्रिज्या क्या है 3.5 है, तो 3.5 का यहाँ पर स्क्वायर दे सकते हैं। नीचे मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मूल गोला का रेडियस ये है, तो यहाँ पर 4π × ये 10.5 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट करने से हमें रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर 4π तो कटेगा ही, 27 है, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर में दोनों दे रखा है, तो 3.5 से ये कट जाएगा 3 बार में, लेकिन स्क्वायर के कारण ये क्या आएगा नीचे 9 आएगा। तो ऊपर 27 से नीचे आ गया 3 का स्क्वायर 9। फिर से काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 3:1 जो इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे, 1014 रुपया प्रति मिक्सर की दर से 250 मिक्सर खरीदे गए। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर
30% और 15% की क्रमिक छूट तथा अतिरिक्त 20% की छूट प्राप्त हुई। भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप पहले डिस्काउंट निकाल लीजिए, टोटल इसको कितना मिला है। तो कौन सा तरीका लगाएंगे, यहाँ पर देखिए परसेंटेज एकदम आसान दे रखा, तो रेशियो से बनाएंगे। 30% का फ्रैक्शन आप जानते हैं 3/10 होता है, यानी अगर इनिशियल प्राइस इसका 10 होगा तो 3 का डिस्काउंट मिलेगा, तो रेशियो बन जाएगा 10 से 7। उसी तरह 15% का ये होगा 3/20, यानी 20 पर 3 का डिस्काउंट, तो रेशियो बनेगा 20 से 17 का। और उसके बाद लास्ट में है 20%, यानी कि यहाँ पर 5 से 4 बनेगा रेशियो। गुना करने से पहले आपको देख लेना है, अगर कटेगा तो काट देंगे। ये कट रहा है 4 से 20 5 बार में, तो 5 गुना 5 25 गुना 100 करेंगे तो 250 आएगा। और इस साइड 17 गुना 7 119 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर मिक्सर का इनिशियल प्राइस 250 है तो डिस्काउंट देने के बाद कितना हो गया, 119 हो गया। लेकिन इनिशियल प्राइस 1014 है, तो ये 250 यूनिट का वैल्यू 1014 होगा। ठीक है, तो ये 250 मिक्सर जो है इसको बाद में हम लोग एक साथ गुना कर देंगे, क्योंकि राशि हमें कैलकुलेट करना है। तो आगे क्या करें हम लोग, हमें निकालना है 119 का, तो निकाल देते हैं। 119 गुना कितना हो जाएगा, 250, इसको डिवाइड करेंगे, यानी 1014/250 होगा। और साथ में आप ये भी गुना कर दीजिए 250 टोटल मिक्सर, तो यहाँ पर टोटल प्राइस निकल जाएगा जो हमें पे किया जाना है। तो 250 तो कट ही जाएगा, 9 चौके 36, 6 आना चाहिए का अंक, तो ऑप्शन में है। ठीक है, मल्टीपल चेक कर सकते हैं आप। तो 17 का मल्टीपल अगर देखें तो 17 सत्ते 119, एक बचा, 17 सत्ते 119, और यहाँ पर लग जाएगा 17 नमा 153, 16 नहीं कट रहा है, ऑप्शन नंबर डी बचा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे। एक महिला 80 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से और 60 मिनट तक 55 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलती है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें औसत चाल निकालना है तो उसके लिए चाहिए कुल दूरी और कुल समय। तो कुल दूरी कहाँ से आएगा, देखिए ये कह रहा है कि 80 मिनट तक जो है इस चाल से चले, यानी 20 मीटर प्रति मिनट, तो टोटल कितना मीटर का डिस्टेंस यहाँ कवर हुआ, 80 गुना 20 यानी कि 1600। उसी तरह यहाँ भी निकाल लीजिए, 60 मिनट में इस स्पीड से यानी 55 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से कितना दूरी कवर होगा, 60 गुना 55, तो ये 55 दूना 110 का 3 गुना करेंगे, यानी कि ये आ जाएगा 3300। ये हो गया टोटल दूरी जो कवर किया गया है। अब टाइम देख लीजिए, 80 मिनट का टाइम यहाँ है, 60 मिनट के यहाँ, तो जोड़ने के बाद ये 140 मिनट होगा। तो चाहे तो आप जीरो काट सकते हैं, यहीं पर काट दीजिए ऊपर नीचे, तो 160 प्लस 330 ये हो जाएगा आपका 490, और नीचे आ गया 14, 14 से ये कट जाएगा, 14 या 42, 14 पंचे 70, यानी कि 35 इसका एवरेज स्पीड होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे, यदि ये दे रखा है तो ए का मान याद करना है। तो देखिए अगर हम ये ब्रैकेट का वैल्यू ए माने, ये ब्रैकेट का बी माने और ये सी माने, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन गया, और यहाँ पर 3ab बन गया। यानी आप जानते हैं कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है, तो यहाँ पर दो कंडीशन होता है, एक तो ये कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या फिर दूसरा कंडीशन ए बराबर बी बराबर सी होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहला कंडीशन लगा देंगे, तीनों को जोड़ के 0 के बराबर कर देंगे। तीनों का अगर जोड़े तो ए है 3 बार, तो 3a हो गया। ठीक है, ए हो गया 3 बार, तो 3a। उसके बाद 1 4 5 7 12 हो गया माइनस में, बराबर 0, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ 12 प्लस में हो जाएगा, और 3 आके नीचे ये काट देगा इसको 4 बार में, तो प्लस का 4, ऑप्शन नंबर सी में ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, 24 मीटर लंबे एक तार को 3 टुकड़ों में विभाजित किया गया है। सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई की 3 गुनी है। दो बड़े टुकड़े की लंबाई का अंतर दो छोटे टुकड़े की लंबाई के अंतर के बराबर है। सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा सवाल है, बस आपको यहाँ समझना है। ये कह रहा है कि एक 24 मीटर का तार है, इसको 3 टुकड़ा में बांटा गया है। तो मान लीजिए यहाँ 3 टुकड़ा का नाम है क्या, सब ए बी और सी। ए जो है सबसे बड़ा टुकड़ा है, और सी जो है सबसे छोटा टुकड़ा है, और बी जो है बीच वाला टुकड़ा है। ठीक है,
इसके बाद ये क्या कह रहा है कि ये जो सबसे बड़ा टुकड़ा है वो छोटे टुकड़े का 3 गुना है। तो हम लोग छोटा टुकड़ा को अगर 1 यूनिट माने तो बड़ा टुकड़ा कितना होगा, 3 यूनिट का होगा। इसके बाद दो बड़े टुकड़े का डिफरेंस दो छोटे टुकड़े के डिफरेंस के बराबर है, यानी ए और बी का डिफरेंस और बी और सी का डिफरेंस इक्वल है। तो आप यहाँ पर लॉजिकली सोच सकते हैं कि बी का वैल्यू क्या पॉसिबल है। अगर इंटीजर की बात करें तो आप कहेंगे यहाँ बी का वैल्यू 2 हो सकता है, क्योंकि 3 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरह 2 और 1 का डिफरेंस 1 आएगा, डिफरेंस यहाँ इक्वल है। तो दो इंटीजर में वैल्यू पॉसिबल है। फ्रैक्शन तो हो ही सकता है। पहले हम लोग 2 लेके चेक करेंगे, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो आगे का प्रोसेस करेंगे। अब आइए सवाल में, तीनों का रेशियो यहाँ पर आपको मिल चुका है 3 2 1। सबको जोड़ के कितना हो रहा है, 3 2 5 1 6 यूनिट। जबकि टोटल लंबाई जो है इस तार का दिया है 24 मीटर, तो ये 24 मीटर के बराबर हो जाएगा। हमें निकालना है सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई। तो सबसे बड़ा टुकड़ा कौन है, ए है, जो कि है 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 6 का आधा 3, तो 24 का आधा कितना, 12 मीटर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक त्रिभुज की भुजाएं यहाँ दे रखा है। 34 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजा के संगत इसके शीर्षलंब की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए इस तरह के सवाल पहले हम लोग कर चुके हैं, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए। आगे, इसके बाद हम लोग 1 दिसंबर 2025 का तीसरा शिफ्ट शुरू करते हैं। डायना की आयु टेरेसा की आयु की 3 गुनी है और होमी की आयु डायना की आयु की 2 गुनी है। यदि डायना की आयु तीनों की औसत आयु से 4 वर्ष कम है तो होमी की आयु याद कीजिए। ठीक है, तो देखिए सवाल आसान है, बस आपको यहाँ पर तीनों का रेशियो फाइंड करना है। लिखते हैं, 3 लोग हैं, डायना, टेरेसा, होमी। डायना को डी लिखेंगे, टेरेसा को टी, होमी को एच। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो डायना है टेरेसा की 3 गुनी है, यानी टेरेसा को अगर 1 यूनिट के मान लें तो डायना हो जाएगी 3 यूनिट की, इसका 3 गुना। उसके बाद होमी की जो आयु है वो डायना की 2 गुनी है। आप देख रहे हैं कि डायना 3 है तो होमी कितना हो जाएगी, 3 का 2 गुना यानी कि 6। ये रेशियो आ गया। इसमें हमें निकालना होमी की आयु। होमी आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 यूनिट के, तो 6 का मल्टीपल यहाँ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ से ये वाला कंडीशन लगा दीजिए, इन तीनों का जो एवरेज है वो डायना से 4 वर्ष अधिक है। तो एवरेज निकाल लीजिए, 6 1 7 3 10/3 हो जाएगा। इसमें डायना का 3 यूनिट घटा दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस जो है 4 वर्ष के बराबर होगा। यहाँ से आप 6 यूनिट का निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे इसको सरल करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे आसान तरीका, आप यहाँ वैल्यू ले लीजिए थीटा का। अगर थीटा का हम वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं, क्या सभी ऑप्शन अलग होगा, टेन 30, कॉट 30 अलग हुआ, कॉसेक साइन अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रखिए, तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा है। तो थीटा अगर 30 लिए तो यहाँ कॉस 60 हो गया, जिसका वैल्यू 1/2 होता है। नीचे साइन 2 थीटा, तो 30 दूना 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 2 1 का 2 में 1 माइनस होगा और 2 नीचे कट ही जाएगा, तो कुल मिला के 1/√3 आएगा। ठीक है, तो किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री में 1/√3, तो आप कहेंगे टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य 800 ml दूध के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी पहले हम लोग कर चुके हैं, इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। लेमन कैंडी और स्ट्रॉबेरी कैंडी की प्रति इकाई कीमत का अनुपात 4:14 है तथा उनके उपभोग का अनुपात 23:2 है। स्ट्रॉबेरी कैंडी और लेमन कैंडी पर व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हमें किसी चीज़ का व्यय निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि उसका प्राइस क्या है, उसके बाद हमने उससे खपत कितना किया यानी कंजप्शन। अगर इन दोनों को गुना कर दे तो हमें टोटल व्यय मिल जाएगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करना है। कीमत का रेशियो ये है और खपत का रेशियो ये है, गुना कर दीजिए। यहाँ 4 है, यहाँ 23 है, तो 23 चौके 92 आ जाएगा। यहाँ 14 है और यहाँ 2 है, तो 14 दूना 28 आ जाएगा। कटा देंगे, 4 से 7 बार में, 4 से 23 बार में, तो 23:7 आएगा। लेकिन यहाँ उल्टा दे रखा है, स्ट्रॉबेरी पहले दे रखा है, तो यहाँ 7:23 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि x + y + z 0 है, x y z 21 है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है,
तो देखिए ये निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy जेड का क्या होता है फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी होता है आप जानते ही होंगे, छोड़ दीजिए इसको। अब इसमें देखिए यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। एक्स वाई जेड यहाँ पर दे रखा है 21, तो यहाँ पर कितना आ गया 21 दिया 63 माइनस का, और राइट साइड देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड जिसका वैल्यू जीरो है। तो यहाँ अगर आप जीरो लेते हैं तो आगे जो भी मटेरियल आएगा सारा जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के ये वैल्यू हमें कितना मिलेगा, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर, ये तो जीरो है 63 इस तरफ आएगा, तो कुल मिला के प्लस का 63 हो जाएगा। तो प्लस का 63 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे, पोल की शुरुआत में राहुल को कुल मतों का 52% मत और लीना को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। कुल मतदान 3,72,000 हुआ। लीना को 1,00,000 से अधिक कितने मत प्राप्त हुए। ठीक है, तो पहले आपको लीना का मत निकालना होगा कि कितना मिला है। सिंपल सा, 3,72,000 टोटल है। ठीक है, 372 टोटल है। इसमें लीना को मिला है कुल मत का 48%, तो इसका आप 48% निकाल दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 48 गुना ये करना है और 1,000 से आगे वाला हमें आंसर देना है। अगर आप इसका 50% भी निकालते हैं तो कितना आएगा, 1,80,000 के करीब में आएगा। ये 1,00,000 से ऊपर वाला हमें जवाब देना है, यानी 1,00,000 से कम इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में है केवल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आ रहा है उसमें आपको 1,00,000 माइनस करने के बाद जो बच रहा है वो आंसर लगाना है। आगे इसको सरल करना है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ आधार बराबर करना होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 की पावर -2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और -2 पहले से, तो कुल मिला के -4 हो जाएगा पावर में। अब देखिए यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर -4 है और बीच में गुना है। अब जानते हैं कि अगर आधार बराबर रहता है बीच में गुना होता है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर आप जोड़ेंगे तो +4 -4 कुल मिला क्या होगा, जीरो। तो 3 की पावर 0 हो गया ऊपर वाला वैल्यू। ठीक है, जिसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऊपर वाला वैल्यू हमें 1 मिला। नीचे वाला देखिए इसको तोड़ेंगे, 27 को आप लिखेंगे 3 की पावर 3 और -1 पहले से, तो कुल मिला के -3 हो जाएगा पावर में। अब बीच में गुना है, आधार बराबर है तो पावर जोड़ देंगे, तो यहाँ -3 -3 -6 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू 1/3 की पावर -6 आया और इस पर पावर दे रखा है यहाँ पर देखिए 1/3। यहाँ नेगेटिव है तो इसको आप उलट सकते हैं, यानी 3 की पावर 6 प्लस में लिख सकते हैं और यहाँ पर 1/3 पहले से ये पावर में गुना हो जाएगा, तो 3 से इसको कटा देंगे 2 बार में, तो 3 का स्क्वायर 9 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। आगे इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर ये वैल्यू को ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ये ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बन गया। और नीचे आप देख रहे हैं ए का स्क्वायर, ये देखिए क्या है, ये बी का स्क्वायर है, यानी 0.1 का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर ए भी है, यानी इन दोनों का गुणनफल। तो हम लोग अगर फॉर्मूला खोलेंगे तो केवल हमें मिलेगा ए माइनस बी। ठीक है, डिवाइड होने के बाद एक बार डिटेल में लिख लीजिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है, और नीचे का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर है। तो ये चीज़ आपका कट जाएगा, यही आपको आंसर मिलेगा। यानी ए का वैल्यू है 0.85, उसमें माइनस करना 0.1, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट घटाने के बाद 75। ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका आंसर होगा। आगे यदि ये डेटा दे रखा है और इन सब का औसत 14 है तो के का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए एवरेज क्या है, 14 है, तो 14 से सभी डेटा को कंपेयर करिए। यहाँ पर अगर देखें 4 में तो ये 10 कम है तो माइनस का 10 लिखेंगे। 12, 14 से 2 कम है माइनस का 2। उसी तरह 8 में माइनस का कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 10 में माइनस का 4। 16 में ये अधिक है तो प्लस में लिखेंगे 2। 14 बराबर है, छोड़ दीजिए इसको। 9 को अगर देखें तो ये कम है 5 तो माइनस का 5। 20 अगर देखें तो अधिक है प्लस का 6। 18 अधिक है प्लस का 4, और 22 अधिक है प्लस का 8। उसके बाद 15
अधिक है प्लस का 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंपेयर करना है। अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए यहाँ माइनस का 6 है, प्लस का 6 काट दीजिए, और यहाँ पर -4 +4 काट दीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये +2 और -2 काट सकते हैं। तो माइनस में आ गया आपका 10 और 5 15, और प्लस में आ गया 1 और 8 9। तो कुल मिला के जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6। तो ये रिजल्ट अगर माइनस में आपको मिले तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, एवरेज, यानी 14 प्लस का 6। अगर यहाँ प्लस आता तो यहाँ पर आपको माइनस करना होता, तो प्लस करेंगे तो 14 6 20 जो है के का वैल्यू आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजक है। देखिए यहाँ पर कर रहा है कि लंबवत समद्विभाजक, इसका मतलब ये जो चतुर्भुज है ये कौन सा चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 है और क्षेत्रफल 48 है तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। सिंपल सा 1/2 गुना d1 इंटू d2 होता है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला समचतुर्भुज में। तो d1 दे रखा है आपके पास 8, d2 हमें निकालना है बराबर क्षेत्रफल जो कि 48 दे रखा है, इसके इक्वल कर देंगे। 2 से 4 बार में 4 से 1 कट जाएगा 12 बार में, तो d2 का वैल्यू 12 आएगा। आगे, एक बेलनाकार वाटर टैंक का व्यास 2.8 मीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। इसका बाह्य वक्र पृष्ठीय तथा दोनों वृत्तीय सिरों पर पेंट किया जाना है। यदि पेंटिंग की लागत 25 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है तो टैंक को पेंट करने की संपूर्ण लागत याद कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जो कह रहा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों वृत्तीय सिरों पर पेंट किया जाना है। इसका मतलब क्या, इस बेलनाकार वाटर टैंक का टोटल सरफेस एरिया पर पेंट किया जाना है। तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल के फिर 25 से गुना कर देंगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक तरीका आप कर सकते हैं, क्या कि इसमें आपको पाई का वैल्यू लेना है 22/7, जो कि 11 का मल्टीपल होता है। तो जो भी आंसर होगा वो भी 11 का मल्टीपल होगा। चेक कर लीजिए एक बार। यहाँ देखिए नहीं है, यहाँ पर 1 7 नहीं हुआ, 2 3 नहीं हुआ, यहाँ पर 8 8, ये 11 का मल्टीपल है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगर आपको निकालना है, व्यास दे रखा है तो यहाँ से रेडियस 1.4 आएगा, ऊंचाई दे रखा है तो यहाँ पर रख के आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, फिर 25 से गुना कर दीजिए। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।